जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग खान सर के जो मंथली मैगजीन्स आती है करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी हम लोग जनवरी 2024 का जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आज ये तीसरा सेशन है। इससे पहले हम लोग दो सेशन देख चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज तीसरा सेशन है। हम लोग अभी जैसे बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि बिहार में जो भी अपडेट्स आई हुई है दिसंबर और जनवरी में, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके पूरे आर्टिकल्स को कवर कर रहे हैं। तो अब तक लगभग 10 आर्टिकल्स को हम लोग कवर कर चुके हैं सिर्फ बिहार का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में है। तो उनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल, नए नए आर्टिकल्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, वैसे आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। ये सीरीज जो है ना आप सभी के लिए, चाहे प्रीलियम्स हो या मेंस, दोनों के लिए इसमें लाभदायक होने वाली है। जैसे आपको प्रीलियम्स में किस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसके बाद मेंस में कौन कौन से पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको जरूर अच्छे से फॉलो कीजिए, रेगुलर मेंटेन कीजिए। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका आसानी तरीके से करंट अफेयर्स का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेशन में ही बताया था, फर्स्ट से जो एपिसोड था उसमें मैंने बताया था कितना समय देना चाहिए, आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं मैगजीन्स का, करंट अफेयर्स का, ताकि आपका सही तरीके से आपका कवर हो जाए। जैसे जीएस पेपर के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स में भी अच्छी खासी पकड़ हो जाए। तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट रूप से चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग अगला नए आर्टिकल्स को कवर करने वाले हैं। जैसे हम लोग कुछ आर्टिकल्स को कवर करेंगे, जैसे आपका हो गया हर घर गंगा जल योजना हो गया, उसके बाद बिहार में 75% जो ना आरक्षण की मांग की गई उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बिहार राज्य जो विशेष राज्य की दर्जा पर चर्चा किया है, उसकी मांग पर किया है, उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग का इसका जो लास्ट में ओढ़नी एवं चांदी बांध जो है, ये इसके बारे में समझेंगे। ये जितने भी आर्टिकल्स आज के होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए पहला आर्टिकल है हर घर गंगा जल योजना। हर घर गंगा जल योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते ही होंगे। अभी जो है ना, अगर बीपीएससी का जो शिक्षक वाला एग्जाम चल रहा था ना, उससे भी इससे जो क्वेश्चन लगभग मतलब एक दो क्वेश्चन था, है ना। तो ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा जाए। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात समझते हैं, ये हर घर गंगा जल योजना जो है आखिर है क्या। देखिए ये हो क्या, गंगा नदी है ना। गंगा नदी जो बिहार में जो पटना को जो ना पूरे आर पार तक मतलब काटते हुए चलती है ना। तो गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी में जो उपर्युक्त पानी है, जो अतिरिक्त पानी है, उन तमाम पानियों को ऐसी जगहों पे जो है कन्वर्ट करवाया जाएगा जहाँ पे पानी की सुविधाएं नहीं है, पानी की अभाव है। इसके माध्यम से होगा क्या कि जो अतिरिक्त पानी की वजह से बाढ़ ना आएगी, यानी कि झंझट ना होगा। उसके बाद जहाँ पानी की आवश्यकता होगी वहाँ पानी की जो है वो मदद मिल जाएगी। तो इसके लिए घर घर गंगा जो है जल योजना चलाई गई है। इसमें से कुछ जिले हैं, जैसे आप पटना के आसपास के जैसे हो गए राजगीर हो गया, गया हो गया, बोध गया हो गया, नवादा हो गया, इन तमाम जिलों में जो है ना ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ये जो नलियाँ के माध्यम से पानी कन्वर्ट कराई जाएगी, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें आखिर ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में समझते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये जो हर घर गंगा जल योजना, ये 2022 में ही इसको चलाया गया था, अभी नहीं। ये 2022 की बातें कही जा रही है, इसकी शुरुआत जो 2022 में हुई थी। अभी रिसेंटली इसका जो एक साल पूरा हुआ है, एक साल पूरा हुआ इसीलिए चर्चा में है ना। तो इसकी इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, एक एक करके समझते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, हर घर गंगा जल योजना का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। उसके बाद कहता है जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने हर घर गंगा जल योजना की एक पहल साल की यात्रा को बेसिमाल बताया है। आपको इससे ये सवाल बनाए जा सकते हैं कि हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कब की गई थी। ये 2022 में की गई थी। ठीक है, तो डेट अगर बोले तो यह 27 नवंबर 2022 को किया गया था। ओके, तो इसको भी ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है अभी वर्तमान समय में जो है बिहार के जल संसाधन मंत्री कौन है, तो ये संजय कुमार झा हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए यही सब बातें जो है ना हम लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये कोड टाइप में हो या डायरेक्टली भी देखने को मिल सकती है। ओके, तो इससे देखिए ये हुए कौन है मंत्री, जो है संजय कुमार झा, ये अभी जल संसाधन मंत्री वर्तमान में है। और हर घर गंगा जल का जो है पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बारे में देखते हैं। कहा जाता है गंगा जल योजना के बारे में, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को राजगीर में, उसके बाद 28 नवंबर 2022 को गया में इसका उद्घाटन किया गया था। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं
कि सर्वप्रथम हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? आपको राजगीर में। उसके बाद कहाँ की गई थी? बोध गया में जो है ना, इसके जो है ना गया में किया गया था। यानी कब डेट अगर बोले तो 27 और 28 नवंबर को किया गया था। ठीक है, सबसे पहले राजगीर में किया गया था, उसके बाद गया में किया गया था। ये भी ध्यान रखना हमें। कूट में आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, यानी कि उल्टा पुल्टा कर सकता है। यहाँ राजगीर की जगह गया दे सकता है, गया की जगह राजगीर भी दे सकता है। इसलिए हम लोग को बारीकी से ध्यान देना है ना। छोटी छोटी गलतियां हम लोग को पकड़नी है। उसके बाद आगे कहा जाता है, इस योजना के तहत राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के शहरी इलाकों में हर घर गंगा जल पहुंचाया जा रहा है। ओके, उसके बाद इस योजना को भारत सरकार के केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा जल संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन की श्रेणी में सम्मानित किया गया है, देखिए इसका होता है क्या, जैसे आप जो उपयोगी जल हैं, हमें क्या कहा जाता है? जल का सदुपयोग करना चाहिए, जल का सुरक्षा करना चाहिए, जल का बचाए रखना चाहिए। यही है बिहार सरकार ने क्या किया है। जो अनुपयोगी, अभी जैसे आप गंगा नदी में है, काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाती है, तो वो पानी इधर उधर जाने के बाद वो बर्बाद, मतलब कि दुरुपयोग होता है। तो वही पानी को जो है क्या किया, इन तमाम जिलों में, जैसे हो गया आपका गया, राजगीर हो गया है, इन जगहों पे बोध गया हो गया, नवादा हो गया, इन क्षेत्रों में पानी का जो है ना कन्वर्ट करवाया जाता है, क्रियान्वयन करवाया जाता है। इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से, जो भारत सरकार की तरफ से इसको क्या किया है, केंद्र सिंचाई और विद्युत बोर्ड के माध्यम से इसको सम्मानित भी किया गया। इस योजना को चालू करने के तहत इसको जो है क्या किया गया, केंद्र सिंचाई और विद्युत बोर्ड की तरफ से सम्मानित भी किया गया। ये भी हमें ध्यान रखना है ना। तो ये राष्ट्रीय लेवल का हो गया, तो इसलिए ये चर्चा में और ये इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आगे कहा जाता है, इस योजना के तहत गंगा नदी का बाढ़ का जल जो हर साल बर्बाद हो जाता है, ओके, उसे मानसून अवधि के दौरान एकत्र किया जाएगा और 151 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से दक्षिण बिहार के प्रमुख जल अभाव वाले शहरों जैसे राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में इसको भेजा जाएगा। ओके, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद इस योजना के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर गंगा जल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। ओके, ये भी ध्यान रखना है, प्रतिदिन जो है ना, ये प्रति व्यक्ति की बात कही जा रही है। 135 लीटर गंगा जल जो है इसके बारे में ये उपलब्ध कराया जा रहा है। ये आपको भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, है ना। इसकी पाइपलाइन की लंबाई का बोले तो 151 किलोमीटर कही जा रही है। ओके, तो इस प्रकार हम लोग का यही है हर घर गंगा जल योजना। ओके, तो इसका 1 साल पूरा हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या करना है और इसको किस चीज़ों से सम्मानित किया गया, इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आज के नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका कहा जाता है बिहार में 75% आरक्षण। अभी जो जैसे रिसेंटली क्या हुआ है, जनगणना हुई है। जनगणना जो हुई है बिहार में क्या हुआ है, जातिगत जनगणना हुई है ना। तो उसके बारे में इसके चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या कहा जाता है यातिगत जनगणना, जैसे देखिए हाल ही में संपन्न जातिगत सर्वेक्षण को आधार बनाकर बिहार सरकार ने कुल आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% कर दिया है। यानी कि जो आरक्षण सीमा है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 75% कर दिया गया है। तो इसके बारे में यही चर्चा में है। कहा जाता है राज्यपाल ने 2 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। देखिए ये राज्यपाल इसके जो है ना आपका राज्य के अंतर्गत जो है ना जो भी विधेयक मंजूरी देंगे या राज्यपाल के हाथों में होगी। अगर यही बोलेगा देश के अंदर तो वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की विधेयक को मंजूरी दे दी है। और कौन कौन से विधेयक, पहला आपका कहा जाता है बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। ये भी ध्यान रखना है कि अभी जातिगत जनगणना के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक मंजूरी दे दी गई है वो टोटल कितना था, 2 था। उसके उसमें से कौन कौन थे आपको ये ध्यान रखना भाई, आपको पूछे जा सकते हैं। तो कहा जाता है बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण, जैसे आपका बिहार कोई पद है, आप कोई सेवा करने के लिए, जैसे जॉब के लिए वैकेंसी निकालती है, उसमें जो रिक्त स्थान है, जो खाली सीट है, उसको भरने के लिए, उसको संशोधित करने के लिए ये संशोधन किया गया है कि आपको उसमें आरक्षण देने होंगे। उसके बाद उस सीटों को भरना होगा, है ना। उसके नेक्स्ट में कहा जाता है बिहार आरक्षण निजी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश संशोधन विधेयक 2023। ओके, ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग एक जो है ना वाद, एक केस आया था, तो उसमें हम लोग जानेंगे इंदिरा साहनी वाद जो है 1992 में आया है। 1992 की बात कही जा रही है। उसमें यह दर्शाया गया है आपका आरक्षण का 50% के बारे में। उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद अधिनियम की पृष्ठभूमि, ये आखिर अधिनियम क्यों लगाया गया, आखिर ये विधेयक क्यों पारित किया गया और जातिगत जनगणना के क्या है, और इसके बारे में समझते हैं। कहा जाता है राज्य में आरक्षण वृद्धि की मांग लंबे समय से
राज्य में आरक्षण वृद्धि की मांग लंबे समय से हो रही थी, लेकिन हाल ही में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण ने इसको और तीव्र कर दिया है। अभी क्या हुआ है, जैसे कि ये मांगे जो है ना 75% की मांगे काफी दिनों से, काफी सालों से चल रही थी। अभी रिसेंटली जातिगत जनगणना से हमें ये जानकारियां मिल गई है कि फिर यहाँ पे किस प्रकार की जाति कितने हैं, कितने प्रतिशत जाति कौन से हैं। और जैसे यहाँ पे अभी वर्तमान समय बिहार में जो है ना ओबीसी सबसे ज्यादा हैं, 63% सिर्फ ओबीसी हैं, है ना। तो ये भी ध्यान रहे, इसीलिए जातिगत जनगणना की गई थी। इसके बारे में से समझ गया, और समझने के बाद क्या हुआ है, आरक्षण पर काफी मांगे होने लगी है, तो ये तीव्र हो गई है, इसके बारे में है। ठीक है, उसी प्रकार आगे कहा जाता है, देखिए जैसे अभी मैंने बताया था कि इस जाति सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में ओबीसी, ध्यान देना, ओबीसी की आबादी कितनी है, 63% है। तो ये भी ध्यान रखना है, राज्य में जो ओबीसी की आबादी की संख्या कितनी है, लगभग 63% है। सिर्फ ओबीसी की बातें कही जा रही है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है अधिनियम के क्या प्रावधान है। अधिनियम के क्या प्रावधान, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अधिनियम के प्रावधान जो है ना, ये राज्य के प्रति माह 6,000 से कम कमाने वाले 94 लाख परिवारों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता के रूप में 2 लाख प्रदान किए जाएंगे, 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। मतलब ये बोला जाता है प्रत्येक माह, मतलब आप जैसे आपके घर में इनकम है 6,000 से कम है मंथली इनकम, ये लगभग इसकी संख्या जिस बिहार में जो लगभग 6,000 से जो कम कमाते हैं इनकम है मंथली का, वो लगभग कितना है, 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके मासिक आय 6,000 से कम है। और उसके लिए जो है ना एक मुफ्त जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसके लिए कितना रकम रखा गया, 2 लाख रुपये। ठीक, डायरेक्टली आपको उसको जो है 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी। ये गवर्नमेंट के द्वारा कही गई है, ये इस अधिनियम के प्रावधान है, ये भी ध्यान रखना है हमें। उसके बाद कहता है नवीनतम जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवार है। मतलब कि बिहार में जो है आपका गरीबों की संख्या अगर पूछी जाए तो लगभग आपको बताना है 94 लाख परिवार जो है गरीब हैं। ठीक है, ये गरीब किस तरह से हैं, 6,000 प्रत्येक माह की मासिक आय से कम होनी चाहिए, वे गरीबी रेखा में आएंगे। तो 94 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको जो है गरीब हैं, है ना, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए है। ओके, उसके बाद ऐसे परिवारों को घर बनाने या जमीन खरीदने के लिए सरकार 1 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान देगी। ये 94 लाख जितने भी गरीब परिवार हैं उनके लिए क्या सरकार ने क्या किया है, उन्हें सभी को, है ना, जो जमीन खरीदेंगे घर बनाने के लिए उनको डायरेक्टली 1 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आगे कहा जाता है कि और उसके अधिनियम में जो है इस कुछ आरक्षण यानी कि कुछ मात्रा को बढ़ाई गई है, इंक्रीज की गई है हर कास्ट में, उसके बारे में समझते हैं। दोनों अधिनियम ने जनजाति आरक्षण की कुल मात्रा को 65% तक बढ़ाने हेतु अनुसूचित जाति एससी के लिए कोटा को, देखिए एससी जो है सबसे एससी अनुसूचित जाति के लिए उसको कोटा को जो है 16% से बढ़ाकर, ये ध्यान रखना है आपको, 16% से बढ़ाकर 20% किसको कर दिया है, एससी कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनको जो है 16 से 20 कर दिया गया है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी के लिए क्या कर दिया, ये 1% से 2% तक का इसका आरक्षण दे दिया गया है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा जाति जो ईबीसी कहलाता है उसको, उसके कोटा के लिए जो 18% से 25% तक कर दिया गया है ना। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग जो है ओबीसी के अंतर्गत जो भी आते हैं वो 15% से 18% तक कर दिया गया है। तो ये बड़ी बदलाव है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आप एससी के अंतर्गत कितना हो गया अभी वर्तमान समय में 20%, एसटी के अंतर्गत 2%, उसके बाद ईबीसी का 25%, उसके बाद आपका ओबीसी के लिए 18%। ठीक है, अगर आप लोग जनरल के अंतर्गत ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, है ना, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, उसके लिए 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये तमाम जातिगत के आधार पर ये आरक्षण दिया गया है, तो सभी को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसके बारे में चुनौतियां देखिए, मैंने आपको बताया था ना इंदिरा साहनी मामले में, उसके बारे में समझते हैं। देखिए हम लोग जो है क्या करेंगे, कोई भी चीजों को समझने के लिए तर्क और वितर्क दोनों देखना होगा। हम लोग को क्या इससे क्या फायदा होने वाली है और इससे क्या चुनौतियां हैं, इससे क्या आगे की क्या होने संभावना है, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग को देखना होगा, है ना। तो अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे इस तरह से, आप इन तमाम चीजों को दर्शाएंगे तो आपका आंसर राइटिंग बेस्ट तरीके से होगा। तो हम लोग को पहले आप चुनौतियों को देखते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग जो है इसके तथ्य के बारे में समझते हैं, आखिर ये होता क्या है ना, कितना प्रतिशत किसको दिया गया है, इसका प्रावधान क्या रखा गया है, कितने अधिनियम किए गए हैं, किसके कितने विधेयक किए गए, किसके द्वारा विधेयक किए गए हैं। अब इसमें जो ये अगर हम लोग आरक्षित कर दिए हैं, इसमें आखिर हम लोग को क्या चुनौतियां देखने को मिलेगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 1992 के इंदिरा साहनी मामले, जिसे मंडल आयोग के
नाम से जाना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई 50% की सीमा का उल्लंघन है। मतलब ये क्या कहा जा रहा है, अभी बिहार सरकार ने क्या किया है, देखिए आप इंदिरा साहनी बात जो है ना, ये डीपीएसपी मूल कर्तव्य में भी, मूल अधिकार में भी देखने को मिलेगा ये बात। तो इसमें क्या निर्धारित किया गया है कि आपका जो है 50% से आरक्षण जो है, आरक्षण की सीटें जो है ना 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका 51% भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो क्या कर दिया है 75%, 65% की बातें मांगे चल रही है। तो इसी बारे में यह उल्लंघन है, ये चुनौतियां हैं। आखिर ये उच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्देश दिया गया था, ये आदेश है, ये विधेयक बनाया गया था, उसमें ये उल्लंघन किया जा रहा है। इसमें क्या कहा गया था इस इंदिरा साहनी मामले में कि आप आरक्षण दे रहे हो, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी जाति के लिए आप आरक्षण दे रहे हो, तो वो 50% तक ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान के चलो, आप समझो मेरी बातों को क्या कह रहा है। जैसे आप मान के चलो 100 सीटों के लिए कोई वैकेंसी निकली है, ओके, 100 सीटों के लिए वैकेंसी निकली है, जो आरक्षित सीट है, जो जाति के लोग हैं जिसके आरक्षण का सुविधाएं दी गई है, वो उसका अधिकतम कितना निर्धारित कर दिया 50%। तो उसमें से 50% के लोग जो है ना, मान के चलो ये आप कोई भी कास्ट ले लो, एसटी का कास्ट ले रहे हैं, है ना, ये 50% जो है ना सीट एसटी के लिए है। टोटल सीट 100 है, 100 में 50 सीट जो है ना सिर्फ एसटी के लिए है। ओके, एसटी के लिए ध्यान देना मेरी बातों को। टोटल कुल है 100, उसके बाद इसमें जो है ना 50 सीट जो है ना सिर्फ एसटी के लिए है। इसमें क्या होता है, एसटी के लिए अगर एसटी वालों का इसका आवेदन जो है ना मात्र 40% हुआ है, यानी कि 40 लोगों ने ही सिर्फ आवेदन किया है। यानी इसका कुल सीट था 50, इसमें लेकिन मात्र कितना हुआ 40 लोगों ने ही आवेदन किया है। 10 सीटें तो ऐसे के ऐसे खाली रह गया। ध्यान देना, 10 के 10 सीटें जो ऐसे कैसे खाली रह गया। तो वही बातें कही जा रही है, आप इतना समझ चुके हैं। 50 में से मात्र 40 लोगों ने ही आवेदन किया है, 10 पर जो है ना सीटें वो खाली के खाली हैं। तो इसमें ऐसा क्या कहा जा रहा है, यही 10 सीटें जो है ना, आप मान के चलो इसमें तो आया था इस साल 2023 में ऐसा था, ओके, 10 सीटें खाली रह गई। फिर 2024 में वैकेंसी जो आई है, 2024 में जो वैकेंसी आई है, ये सीटें तो खाली रह गई। ओके, इस सीटों को अब जैसे 2024 में 100 सीटें का आरक्षण, मतलब कि फिर से वैकेंसी आना चाहिए। ओके, हर साल यानी कि 100 सीटें का है। उसके बाद ये जो 2023 में जो 10 सीटें खाली रह गई थी एसटी वाला, उसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 10 इसको ऐड कर दिया जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 110। ये 110 क्या है, परसेंट नहीं है, ये सीट है, कुल सीट है। ओके, ये कुल सीट कितना है 110 सीट है, 110 सीटें हैं। इसको जो इसमें ये 10 सीटें कुल पे ऐड करेगा। ओके, उसके बाद इसका आपका एसटी की बात कहा जाए तो कुल में आपका जैसे हो गया, ये कुल हो गया, ठीक है, कुल में एसटी के लिए कितना हो जाना, ये 55। ओके, ये 55 जो है ना, ये 55 सीट है। ओके, ये 55 सीट इसलिए हुआ क्योंकि इस पे बढ़ा गया है, कुल सीट पे बढ़ा है। अगर इसी पे अगर जो है ना पिछले साल मात्र 90 सीट ही आता है ना, 2024 में अगर मान के चलो 90 सीट ही आएगा, तो 90 सीट का जो है ना, ये आप ये जो बोलोगे कि पिछला 10 सीटें जो थी वो अगर बचा हुआ सीट है, अगर हम लोग को 2024 में उस सीट का भी आरक्षण हम लोग को मिल जाना चाहिए, वो सीट भी इसमें ऐड होना चाहिए। जैसे इसका अगर 45 है ना, एसटी के लिए 45 है, 50%। ओके, इसमें जो है ना वो पिछला साल का 10 जो बचा था इस पे ऐड कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं। कहा जाता है जैसे इस साल आ गया 90 सीटें, पिछले साल का बचा हुआ 10 सीटें हैं। ओके, इसका 50% हो गया 45%, 45, ठीक है, 45 सीटें हो गया। ये एसटी के लिए है। एसटी वाले इस पे ये नहीं बोल सकता कि पिछले साल का जो 10 सीटें बचा था इसको भी इस पे ऐड कर दें, इस पे ऐड नहीं होगा, ये उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि ये 45-10 कितना हो जाएगा 55%, ये 55% सी आरक्षण हो जाएगा, ना कि ये सीट के बात किया जा रहा है, इसलिए ये आरक्षण हो जाएगा, ये उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए ये जो है ना इसका एक बड़ी चुनौती है, आपका जो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यही बातें कही जा रही, अगर आपका रिक्त जो है सीटें बची हुई है उसको जो कुल सीटों में ऐड कर दीजिए, ना कि आपका जो है इस साल में आए हुए आपका जातिगत आरक्षण में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, तो कितना भी आपका आरक्षण होना चाहिए वो 50% तक ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका सीट खाली के खाली क्यों ना रह जाए, भीड़ क्यों ना आ जाए, जो भी आ जाए, जैसे भी हो जाए, ये 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपका इंदिरा साहनीवाद में यही कहा गया था। ठीक है, उसी प्रकार अगला कहा जाता है इससे सामाजिक सौहार्द कमजोर होगा। बिल्कुल होगा यार। जैसे आप मान के चलो अब इतनी आरक्षण देने लगे, आप मान के चलो आपको आरक्षण मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा,
मुझे कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा, यार मतभेद किया जा रहा है, उसे मिल रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास टैलेंट है, वो बिना टैलेंट का आरक्षण से वो कामयाब हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। इससे क्या होगा, समाज मतलब सौहार्द कमजोर हो जाएगा। उसके बाद कहा जाता है इससे वोट बैंक की राजनीति बढ़ेगी और इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक हित के तौर पर किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। जैसे आप मान के चलो आपके क्षेत्र में जो है एसटी के जो है जनसंख्या ज्यादा है, तो क्या करेगा नेता, वहां पे जो उस क्षेत्र में एसटी कैटेगरी के जो है ना वहां के नेता को वहां पे इलेक्शन लगाएगा, ताकि वो क्या करे, जाति के अनुसार उसको वोट मिल जाए, है ना। तो ये भी इस तरह से एक बड़ी चुनौती बढ़ जाएगी, राजनीतिक बढ़ेगी, ऑफकोर्स बढ़ेगी। अब जहां पे मुस्लिम ज्यादा है तो वहां क्या करेगा, मुस्लिम कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए खड़ा कर देगा, नॉमिनेट कर देगा, तो वो आसानी से जीत जाएगा। तो यही बातें हैं, ये राजनीतिक बढ़ेगी। उसके बाद अगला कहा जाता है संविधान निर्माण के समय आरक्षण के प्रावधान को 10 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन यह अधिनियम संविधान निर्माताओं के विचार का अनदेखी करता है। ये जो अभी आरक्षण की बात है, ये अनदेखी हो रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है ना। इससे योग्यता के स्थान पर जाति को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये मैंने बताया था ना कि जिसको आरक्षण मिल रहा है वो जॉब कर रहे हैं, है ना। जो टैलेंटेड है वो अच्छे खासे मार्क्स ला के भी वो नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे देखते होंगे आसपास में, है ना। तो यही बातें हैं, ये बड़ी चुनौतियां देखने को मिलेगी। उसके बाद इसके अगर महत्व की बात करें तो महत्व देखिए, इसके महत्व के बारे में, ये वंचितों को सशक्त बनाएगा। वंचितों मतलब कि जो काफी मतलब लो है ना, गरीब है, उसको ये मोटिवेशन मिलेगी, वंचित करेगा कि कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सरकार हमें मदद कर रही है। तो ये भी एक अच्छी खासी चीजें हैं, है ना। उसके बाद सर्वोदय उद्देश्य की प्राप्ति होगा, इससे संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लेखित सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रमुख रूप से मदद मिलेगी। उसके बाद हाशिए की जाति का समान अवसर उपलब्ध प्राप्त होंगे। ओके, उसके बाद डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये जाति सर्वेक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा, जैसे कि संविधान के भाग 4 में और जैसे अनुच्छेद 41 में उल्लेखित है। आप अनुच्छेद 41 की बात कहें तो अनुच्छेद 41 में क्या कहा जाता है, जैसे काम पाने के लिए हो गया, शिक्षा पाने के लिए हो गया, बेगारी पाने के लिए होगा, बुढ़ापा के समय में, बीमारी को इस समय, इन तमाम चीजों में सहायता पाने के लिए जो है ना अधिकार को संरक्षित करना, ये आर्टिकल 41 में दिया गया है। ओके, तो यही बातें हैं आपका आरक्षण के बारे में। 75% का आरक्षण दिया गया है। ओके, तो ये आपका आज का आर्टिकल, ये आर्टिकल जो है आपका 75% आरक्षण के बारे में। ओके, उसके बाद अगला हम लोग आर्टिकल्स को देखते हैं। ये आपका उसका देखिए कहा जाता है इसमें बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग, बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें किस तरह से किसको दर्जा दिया जाना चाहिए विशेष राज्य का, इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या हुआ है, बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का अनुरोध किया गया है। ठीक है, देखिए ये बिहार का मैप है ना। तो ये इन तमाम राज्यों को जो ना विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ओके, चलो आगे हम लोग यहाँ देखते हैं आखिर विशेष राज्य की श्रेणी क्या है। आखिर ये जो है ना स्पेशल एससीएस मतलब आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट। ठीक है, ये विशेष राज्य क्या है इसके बारे में समझते हैं। विशेष श्रेणी के राज्य गाडगिल फार्मूला के अनुसार विशेष दर्जा आमतौर पर उन राज्यों को दिया जाता है जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। जैसे कि आपका ऐसे कौन से राज्य होंगे जिसको विशेष राज्य का दर्जा देनी चाहिए। आपका जैसे हो गया पहाड़ी या दुर्गम इलाके में स्थित होनी चाहिए। ओके, जो बिहार में ना है, उसका जनसंख्या घनत्व कम या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो, उसका अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो। ओके, ये आपका ये ध्यान देना, आपको अगर मेंस में भी पूछे जाएंगे तो ऐसे पॉइंट बना सकते हो भाई, ये सब ध्यान देना है। और उसके बाद आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि बिहार जो है अभी वर्तमान समय में विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रही है, उसके लिए जो है ना विशेष राज्य दर्जा मांग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी जो है ना ये मतलब कि मानदंड होनी चाहिए, मानदंड को पूरा करनी चाहिए, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके बारे में कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हो या आर्थिक और बुनियादी ढांचा कमजोर हो, है ना, आर्थिक रूप से जो बिहार है इसी वजह से ये मांग कर रही है। उसके बाद राज्य वित्त की प्रकृति गैर व्यवहार हो, है ना, राज्य के प्रति जो है ना अदर राज्य के प्रति इसके लिए अच्छे से व्यवहार ना किया जाए, इसके प्रति देगा, या ना तो संवैधानिक बाध्यता है और ना ही संविधान में इसका उल्लेख है। अगर इसके बारे में विशेष राज्य का दर्जा जो है ना संविधान में वो कहीं नहीं मिलेगा, ना ही उल्लेख किया गया इसके बारे में, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। इसे क्या है, इसे 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर लागू किया गया। आपको पूछे जाएंगे विशेष राज्य की दर्जा जो मांगे की जा रही है वो कहाँ पे दर्शाई गई है, तो आपको ये आपको 1969 में जो है ना ये 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद विशेष राज्य के लाभ, आखिर इसको जो विशेष राज्य मांग क्यों करा भाई,
मांग करने का कोई लाभ तो होगा, कोई फायदा तो होगा, तो उसके बारे में समझते हैं। केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी के राज्य को केंद्र प्रायोजित योजना के लिए 90%, 90%, जबकि अन्य राज्यों को 60 से 70% वित्तीय सहायता देती है। लगभग 30% जो है ना इसमें ज़्यादा सहायता मिलेगी आपका। अभी जो वर्तमान समय बिहार को 60 से 70% वित्तीय सहायता मिलती है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो इसे 90% का आरक्षण, इसको वित्तीय सहायता मिलेगी किसके, केंद्र सरकार के थ्रू। तो इसीलिए ये मांगे की जा रही है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है वित्त के व्यय न होने की स्थिति में इसे अगले साल उपयोग किया जा सकता है, न कि यह समाप्त हो जाएगा। मतलब ये वित्त का व्यय नहीं, जितना आपका आरक्षण 90% मिल रहा है, ठीक है, 90% में मिल रहा है। अगर 90 के 90 जो वित्तीय सहायता जैसे आपका 2 करोड़ मिला, एग्जाम्पल के तौर पर 2 करोड़ मिला, उसमें से 1,80,000 जो है ना रुपया खर्च हो गया। जो 20 लाख बचा हुआ है वो 20 लाख रुपया आपका समाप्त नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट ईयर जो है ना उस पर आप ऐड हो जाएगा, वो जो है ना जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस बारे में कहा जाता है। और विशेष श्रेणी के राज्यों को कर छूट मिलता है, जिससे कि निवेश आकर्षित होता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। यानी कि आपको जो ना आप कर लोगे, कर्ज लोगे तो उसमें भी टैक्स छूट दिया जाएगा आपको, जो ताकि आप आगे बढ़ सको, है ना। आपको जब तक विशेष राज्य का सिर्फ दर्जा देने से नहीं होगा ना, उसकी सहायता भी करनी होगी भाई। अगर आपको मान के चलो मैं बाकी राज्यों से थोड़ा बहुत तो फायदा होनी चाहिए ना, है ना। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद कहा जाता है केंद्र द्वारा नीति निर्माण के दौरान विशेष श्रेणी के राज्यों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों और चुनौतियों पर विचार किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में उसके जो ना जो सामाजिक हो गया, आर्थिक स्थिति में भी इसके चुनौतियों में जो जो चुनौतियां देखने को मिल रही है उन पर मुद्दे रखा जाता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो इस प्रकार हो गया आपका विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्यों है, इसके बारे में। और उसके बाद आज के सेशन का लास्ट आर्टिकल रहेगा ये औरनी एवं चंदी बांध, ठीक है। औरनी एवं चंदी बांध, इसके बारे में समझते हैं। ये बिहार में लगभग देखा जाए तो पहला है, तो इसके लिए ये अच्छा है ना, इंपोर्टेंट भी होगा। तो कहा जाता है बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओरनी, है ना, और चंदी बांध का विकास कर रही है। मतलब ये ओरनी और चंदी बांध क्या है, ये आपको जो नदी के आप देखें पिक्चर में देखिए, है ना, ये आप तालाब है, नदी है, नदी के अंतर्गत क्या हुआ, लास्ट ये सब जो यहाँ से क्या भूमि है, ओके। इसके बाद यहाँ पुल बनाया जा रहा है। पुल बनाने से आपका यहाँ पे आप जैसे कि जगह जहाज देख रहे हो, है ना, जो जहाज है, इस पे लोग जो है ना जाके घूमने वाले हैं, पर्यटन करने वाले हैं, नदी का समुद्र का इसमें जो नज़ारा देखने वाले हैं, आनंद लेने वाले हैं। इससे क्या होगा, लोग पर्यटन के लिए आएंगे, अरे यार कुछ तो है, जाओ चलो वहां जाते हैं। पर्यटन से इससे क्या होगा, बेनिफिट्स होने वाली है। तो पर्यटन के लिए ये टहरी बांध, औरनी बांध, औरनी और चंदी बांध का विकास कर रही है। ये कहाँ पे है बिहार में, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। उम्मीद करता हूँ ये औरनी बांध और चंदी बांध जो है ना समझ चुके हैं। इसके बारे में समझते हैं सब लोग, ये कहाँ है इसके बारे में देखिए। इस परियोजना के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास परिषद द्वारा 6.5 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। मतलब ये औरनी और चंदी बांध बनाने के लिए लगभग कितने रकम की व्यय किए गए हैं, 6.5 करोड़ का, ठीक है। ये भी आप ध्यान देना, आप बिहार मतलब क्वेश्चन पूछने का लेवल बदल रहा है भाई, तो आपको ये सब बातें ध्यान देनी है। उसके बाद औरनी बांध में मोटर बोट, स्पीड बोट और जेट स्कीइंग के अलावा अन्य एडवेंचर वाटर स्पोर्ट जैसी व्यवस्थाएं शुरू की जाएगी। आपको अगर ये सब सुविधाएं मिलने वाली है तो लोग जरूर आएंगे भाई, है ना। बिहार में तो यही देखिए, बिहार में क्या है, आप अगर पर्यटन से बेहतर कर सकते हो, अगर पर्यटन पर ज्यादा ध्यान देंगे ना, यहाँ पे जैसे आपके धार्मिक स्थल बना सकते हैं, ये ऐसे ऐसे समुद्रों में नदियों में बांध बना सकते हैं, जैसे अभी रिसेंटली राजगीर में बनाया गया है। तो ये सब चीजें क्या है, इसे सब बिहार का बदलाव देखने को मिलेगा भाई। यहाँ आप सभी जानते हो, यहाँ पे जो है ये कृषि प्रधान राज्य भी है और यहाँ पे बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। तो इसमें जो ना लंबे लंबे फैक्ट्री हो, मतलब इसमें उद्योग से कम ही बेनिफिट्स होने वाली है। अगर हम लोग पर्यटन पर ज्यादा ध्यान देंगे ना, पर्यटन का स्थल बनाएंगे, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो प्रतिमा बनने वाली है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा होने वाली है मरीन ड्राइव पे, है ना। ये सब चीजें बिहार को आगे बढ़ाएगी। यही सब पे अगर ज्यादा फोकस करेंगे ना तो बिहार पक्का आगे बढ़ेगी, है ना। तो हम लोग को इस पे ध्यान देना चाहिए, वही कर रहे हैं बिहार सरकार अभी, तो वही बातें कही जा रही है। अब हम लोग देखते हैं औरनी बांध कहाँ है। औरनी बांध जो है ना ये बांका जिला में है। ये ध्यान रखना, आपको पूछे जाएंगे कि अभी रिसेंटली जो है चर्चा में है औरनी बांध, वो कहाँ पे स्थित है, बांका जिला में, बिहार के बांका जिला में है, ठीक है। और इसकी नदी बोले जाए तो बांका नदी में ही ये बनाया जा रहा है। ये बांध कहाँ बनाया जा रहा है, बांका नदी में, औरनी बांध के बारे में बोला जा रहा है। उसके चंदी बांध की बात कही जाए तो चंडी बांध जो है मुंगेर जिला में है, ओके। मुंगेर जिला के कौन से नदी में है, कष्टहरनी,
ठीक है, कष्टहरनी घाट और उसके बाद गंगा नदी पे है, तो ये हमें ध्यान रखना है ना। और नई बांध और चंडी बांध कहाँ पे है, आपका बांका जिला में, मुंगेर जिला में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का आज का आर्टिकल, हम लोग जो टारगेट था जितने कंप्लीट करना था उसको हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, इसको हम लोग स्वच्छता से के क्षेत्र में बिहार को मिले 3 ISC FICC अवार्ड, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग को इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किए हुए हैं, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मतलब आपको जो है ना आज 3 से 4 सेशन और रहेगा बिहार स्पेशल कंप्लीट खल्लास। उसके बाद नए हम लोग पॉलिटी को देखने वाले हैं, गवर्नेंस को देखने वाले हैं, IR को देखने वाले हैं, आपदा को देखने वाले हैं, इन्वायरमेंटल को देखने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, है ना। इसी तरह से आप सभी हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी लाइए प्लीज। आप सबों की सपोर्ट की जरूरत है, मैं मेहनत कर रहा हूं आप सबों के लिए, है ना। तो बस आप सबों की थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, आप सभी सपोर्ट कीजिए। और सेशन कैसा लगा प्लीज उसका रिव्यू भी दीजिए, कमेंट करके बताइए। कंजूसी क्यों कर रहे भाई, है ना, फ्री में मिल रहा है फिर भी कंजूसी कर रहे हो, कोई ना। कोशिश कीजिए कि ये सपोर्ट करने की। ओके, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।